हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनसाइड बॉटनी। मैं डॉक्टर दीपमाला सिंह और आज का टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में और आज हम लोग यूकैरियोट्स में पढ़ेंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो अगर आपने अभी भी प्रोकैरियोटिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को समझ लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये प्रोकैरियोटिक से अलग क्यों है, क्योंकि इसमें जो एमआरएनए बन रहा है उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों चीज़ें हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक्सॉन और इंट्रॉन्स क्या है। एक्सॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं और इंट्रॉन नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। लेकिन एमआरएनए की जो सिंथेसिस हो रही है तो इस वक्त दोनों इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों को कोड कर लिया जा रहा है। ऐसे एमआरएनए को हम लोग प्री एमआरएनए कहते हैं या एचएनआरएनए भी कहते हैं, क्योंकि ये आरएनए अभी रेडी नहीं है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ट्रांसलेशन में जाने के लिए एमआरएनए को प्रोसेसिंग से गुजरना होगा, जिसको हम लोग कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसेस, यानी कि आरएनए स्प्लाइसिंग। तो आरएनए स्प्लाइसिंग में ये सभी इंट्रॉन्स को निकाल दिया जाएगा और एक्सॉन्स को आपस में जोड़ दिया जाएगा। इस तरह से हमें सिर्फ और सिर्फ कोडिंग सीक्वेंसेस मिल जाएंगे। यहाँ यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एक और बात में अलग है, क्योंकि बच्चों आपको पता है प्रोकैरियोटिक में जो आउटकम था, यानी कि जो एमआरएनए बन के आया वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक था। पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए सेवरल प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं, जबकि मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए उसका क्या काम है, वो सिर्फ एक तरह की प्रोटीन को कोड करता है। और आपको पता है जितने भी यूकैरियोटिक में एमआरएनए बनते हैं वो सारे के सारे मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं, यानी वो सिर्फ एक तरह की प्रोटीन के लिए एक समय में कोड करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और अगर हम तीसरे डिफरेंस की बात करें, जो एक मेजर डिफरेंस है, तो यहाँ यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज जो यूज़ हो रहा है वो 3 टाइप्स का है। 3 बेसिक टाइप, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। इन दोनों के पास भी आरएनए पॉलीमरेज है जो कंपैरेबल है प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज से। जो न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज है वो 3 टाइप्स का है, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। और ये अलग अलग टाइप के आरएनए को कोड करने के लिए हैं। जैसे आरएनए पॉलीमरेज 1 कोड करता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरआरएनए, रिबोसोमल आरएनए, और आरएनए पॉलीमरेज 2 कोड करता है एमआरएनए को, एमआरएनए की सिंथेसिस को, जबकि आरएनए पॉलीमरेज 3 कोड करता है टीआरएनए और कुछ आरआरएनए मॉलिक्यूल्स को। आरएनए पॉलीमरेज 1 न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट है, जबकि आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड 3 न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज में 2 लार्जर सब यूनिट्स होते हैं और 10 to 12 स्मॉलर सब यूनिट्स होते हैं। इसके ज़्यादातर सब यूनिट्स जो हैं वो प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज के कोर एंजाइम से मैच करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो यूनिक है। लार्जेस्ट सब यूनिट को हम बीटा प्राइम से कंपेयर कर सकते हैं और इसका काम क्या है, बाइंडिंग विथ डीएनए। ये डीएनए से बाइंड करने के लिए बना हुआ है। जबकि जो सेकेंड लार्जेस्ट है उसका क्या काम है, वो न्यूक्लियोटाइड से बाइंड करता है। यही अगर हम थर्ड लार्जेस्ट सब यूनिट की बात करें जो कि 2 कॉपीज़ में प्रेजेंट है, तो इसका काम क्या है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की असेंबली, यानी इसके जितने भी सब यूनिट्स हैं ये आपस में यूनाइट रहें, इसको गवर्न करने के लिए ये सब यूनिट फंक्शनल, ये सब यूनिट वर्क करता है। बहुत सारे सब यूनिट्स का रोल अभी भी क्लियर नहीं है कि ट्रांसक्रिप्शन में उनका क्या योगदान। तो अब हम बात करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप्स क्या क्या होंगे। तो बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप्स को मैंने उसी तरह डिवाइड किया है जैसे हमने प्रोकैरियोट में पढ़ा था, जबकि बहुत सारी बुक्स में आपको ये क्लियर कट स्टेप्स नहीं मिलेंगे। अगर आप इनको इन स्टेप्स में पढ़ेंगे तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो हम सबसे पहले, जैसा कि हमने उसमें किया था, टेम्पलेट रिकॉग्निशन,
इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड देन टर्मिनेशन। एक एक करके हम इस पे बात करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्पलेट रिकॉग्निशन की। तो जैसा आपने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा, एग्जैक्टली यहाँ भी क्या होगा, प्रोमोटर सीक्वेंस होगा। लेकिन यहाँ जो प्रोमोटर सीक्वेंस है ये प्रोकैरियोट से कहीं ज़्यादा बड़ा प्रोमोटर सीक्वेंस है, और कह सकते हैं कि ये फ्रैक्शन है, यानी छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बटा हुआ है, जैसे कि टाटा बॉक्स, जीसी बॉक्स, कैट बॉक्स, और भी बहुत सारे अपस्ट्रीम में ऐसे अलग अलग सीक्वेंस हैं जो प्रोमोटर सीक्वेंस का काम करते हैं। यहाँ पर जो टाटा बॉक्स है इसको हम कंपेयर कर सकते हैं प्रिब्नो बॉक्स से, जो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट था। फर्क सिर्फ इतना है कि ये टाटा बॉक्स -25 अपस्ट्रीम में प्रेजेंट है, जबकि प्रिब्नो बॉक्स -10 बेस पेयर्स पे प्रेजेंट थे। ये डिफरेंट प्रोमोटर मॉड्यूल्स जो हैं ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और उनको सही लोकेशन बताने के लिए प्रेजेंट होते हैं। किसी किसी यूकैरियोटिक सेल में टाटा बॉक्स एब्सेंट भी हो सकता है, तो वहाँ पर जीसी बॉक्स जो है वो अपना रोल प्ले करता है एज अ रिकॉग्निशन साइट में। अब हम बात करते हैं इनिशिएशन की। तो यहाँ पर जो इनिशिएशन है ये उससे थोड़ा डिफर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट एक इनिशिएटर सीक्वेंस के ऊपर है, और ये स्टार्ट पॉइंट मोस्टली क्या है आपको पता है, प्यूरिन है। तो यहाँ पर ये मोस्टली एडेनिन हो सकता है। यहाँ एक बात और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आरएनए पॉलीमरेज डायरेक्टली जो है वो प्रोमोटर्स रीजन से या स्टार्ट पॉइंट से बाइंड नहीं करता है। इसके पहले कुछ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, जिनको हम लोग बेसल ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर कहते हैं, वो बाइंड करते हैं इन प्रोमोटर मॉड्यूल से, और फिर उनसे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर 2 की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एमआरएनए सिंथेसिस की। एमआरएनए आपको पता है जिसको कैटेलाइज करता है आरएनए पॉलीमरेज 2, तो यहाँ का 2 हमने ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर में भी ले लिया है, तो इसलिए वो हो गया TF2। तो यहाँ 2 का क्या मतलब हुआ, आरएनए पॉलीमरेज 2 से लिया हुआ। ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर एक्चुअली प्रोटीन है, और ये कई तरह की हो सकती हैं, जिनको हम लोग ABCD कह के डिनोट कर सकते हैं। तो अगर हम इनिशिएशन की प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले TF2D प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि टाटा बॉक्स से बाइंड करता है। टाटा बॉक्स को रिकॉग्नाइज करके वो टाटा बॉक्स से बाइंड करता है और एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। टाटा बॉक्स से बाइंड करने के लिए TF2D ही क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पास TBP एंड TAF मौजूद है। TBP कोई डरने की बात नहीं है, ये बड़े बड़े शब्द नहीं हैं। T से मतलब है टाटा बॉक्स, B का मतलब है बाइंडिंग, और P का मतलब प्रोटीन। तो ये एक तरह की बाइंडिंग प्रोटीन है जो फैसिलिटेट कर रही है इस ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर को बाइंड करने के लिए। और TAF क्या है, ये टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन, यानी T स्टैंड फॉर TBP, और AF एसोसिएटेड फैक्टर, यानी ये उसके साथ एसोसिएटेड फैक्टर है जो हेल्प कर रहा है बाइंडिंग के लिए। तो अब जब TF2D और टाटा बॉक्स का कॉम्प्लेक्स बन चुका है, तो इसके स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत है। उसको स्टेबलाइज करने के लिए TF2A की ज़रूरत है, जो इससे आकर बाइंड कर जाता है और इसको स्टेबलाइज करता है। अब यहाँ पर एक ब्रिजिंग प्रोटीन है, ब्रिजिंग प्रोटीन जिसको हम लोग B से डिनोट कर सकते हैं, यानी TF2B। इसका नाम ब्रिजिंग प्रोटीन इसलिए है क्योंकि एक तरफ तो ये इस कॉम्प्लेक्स से बाइंड करती है और दूसरी तरफ ये आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करती है। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है कि आरएनए पॉलीमरेज इस ब्रिजिंग प्रोटीन से बाइंड करने से पहले ही ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर F से बाइंड कर चुका है। अब ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर F और आरएनए पॉलीमरेज का कॉम्प्लेक्स ब्रिजिंग प्रोटीन से बाइंड करती है। इस तरह से ये TF2D और टाटा बॉक्स कॉम्प्लेक्स से भी बाइंड कर जाती है। और अब यहाँ पर TFE, H और J कॉम्प्लेक्स भी आकर अटैच हो जाते हैं। तो अब जब ये सारी प्रोटीन्स यहाँ पर अटैच हो गई हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इनिशिएशन ओनली, जब इनिशिएशन हो जाएगा उस वक्त ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर
आरएनए पॉलीमरेज को लीव कर देंगे और हट जाएंगे। यानी कह सकते हैं कि जैसे आपने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा था, पहले एक क्लोज बाइनरी कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर उसके बाद वो ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और वहाँ से इलॉन्गेशन का प्रोसेस शुरू होगा। बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह यहाँ पर ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स जो हैं ये इनिशिएशन का काम में हेल्प कर रहे हैं और उसके बाद ये हट जाएंगे, फिर क्लोज बाइनरी कॉम्प्लेक्स ओपन में चेंज हो जाएगा और इलॉन्गेशन होगा। लेकिन ये जो ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर वेरी स्लो रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन की रेट को बढ़ाना और घटाना ये भी यूकैरियोटिक में पॉसिबल है। इसके लिए अलग टाइप के कुछ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स यूज़ होते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर बेसिकली 3 टाइप्स का हम कह सकते हैं होता है। एक तो जो आप अभी पढ़ रहे थे बेसल ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, जिनका काम क्या था, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद अपस्ट्रीम में और भी ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स होते हैं जिनको हम लोग रेगुलेटरी प्रोटीन कहते हैं। ये ट्रांसक्रिप्शन का रेगुलेशन कंट्रोल करते हैं, जो कि मोस्टली पॉजिटिव कंट्रोल होता है। उसके बाद है इंड्यूसिबल ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, जिनको हम लोग इन्हेंसर भी कहते हैं। ये इन्हेंसर रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस लो रेट को हाई रेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ट्रांसक्रिप्शन की हाई रेट अगर हमें चाहिए तो इन इन्हेंसर्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार जब इनिशिएशन हो गया है तो बात है इलॉन्गेशन ऑफ चेन की। तो इलॉन्गेशन बिल्कुल जैसे आपने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा था, सिमिलरली यहाँ भी एनटीपीज ऐड होते जा रहे हैं और इलॉन्गेशन होता जा रहा है न्यूक्लियोटाइड्स का। और ये भी वही 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में इलॉन्गेशन हो रहा है, यानी डाउन स्ट्रीम की ओर इलॉन्गेशन हो रहा है जहाँ पर कोडिंग रीजन है। तो आरएनए पॉलीमरेज मूव कर रहा है अलोंग विथ कोडिंग सीक्वेंस और इलॉन्गेशन ऑफ चेन होती जा रही है। तो जब मैक्सिमली एलोंगेट हो चुकी है चेन रिक्वायर्ड वे में, तो कह सकते हैं यहाँ बात आती है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन यहाँ पर उतना इजी नहीं है जितना आपने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा था, लेकिन हाँ यहाँ भी कुछ सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं जो सिग्नल देते हैं कि टर्मिनेशन का टाइम है। तो टर्मिनेशन इंडिकेटिंग सीक्वेंस को यहाँ हम लोग पॉली एडिनाइलेशन सिग्नल सीक्वेंस भी कह सकते हैं, जो टेम्पलेट डीएनए में प्रेजेंट है, जिसको ट्रांसक्राइब कर लिया जाता है एज इट इज़ इन आरएनए। ये टर्मिनेशन सीक्वेंस जब एमआरएनए में आ जाते हैं तो ये अट्रैक्ट करते हैं क्लीवेज प्रोटीन को। क्लीवेज प्रोटीन आके यहाँ बाइंड हो जाती है ऐसे सीक्वेंसेस से जो पॉली एडिनाइलेशन सिग्नल सीक्वेंस से बने हुए हैं। तो यहाँ एमआरएनए पे वो बाइंड कर जाती है न्यूली ट्रांसक्रिप्ट पे, और जो प्रोवाइड करती है साइट फॉर इंडोन्यूक्लियसेस। इंडोन्यूक्लियसेस इससे अटैच हो जाते हैं और आपको पता है कि इंडोन्यूक्लियसेस की एक्टिविटी क्या है। इंडोन्यूक्लियसेस का काम है कटिंग करना, यानी वो कट कर सकते हैं किसी भी सीक्वेंस को। एग्जैक्टली वो अपना यही काम यहाँ पर भी करेंगे। तो जहाँ पर क्लीवेज प्रोटीन अटैच है, यानी वो एरिया जो टर्मिनेशन इंडिकेटिंग सीक्वेंस है, उसके जस्ट बाद में इंडोन्यूक्लियसेस एमआरएनए को कट कर देती हैं। ये एमआरएनए की सिंथेसिस एग्जैक्टली तुरंत स्टॉप नहीं हो जाती है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज अभी भी थोड़ा सीक्वेंस बना लेता है, लेकिन जब वो 10-12 बेस पेयर ऐड करता है तब उसे ये इंडिकेशन मिल जाता है कि क्लीवेज हो चुका है। फिर वहाँ से आरएनए पॉलीमरेज को सिग्नल मिल जाता है कि अब सिंथेसिस स्टॉप करनी है। तो इस तरह से जो एमआरएनए अभी बना है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, प्री एमआरएनए, यानी प्राइमरी एमआरएनए। ये अभी मैच्योर नहीं हुआ है, इसमें कुछ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस होंगे, फिर ये रेडी होगा फॉर द ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 5 प्राइम की जी कैपिंग। जी का मतलब ग्वानिन। यहाँ ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड ऐड होके और इसको कैप करता है। यहाँ कैपिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके जो दोनों एंड्स हैं वो फ्री हैं, और तो इंडोन्यूक्लियसेस के अटैक से बचाने के लिए एमआरएनए सीक्वेंसेस के एंड्स को सिक्योर करना ज़रूरी है। तो एक और 5 प्राइम एंड पे तो कैपिंग हो जाती है, जबकि 3 प्राइम एंड पे पॉली ए टेल ऐड हो जाती है। यहाँ पॉली ए टेल ऐड करने के लिए पॉली ए पॉलीमरेज यूज़ होता है। ये पॉली ए पॉलीमरेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिना टेम्पलेट के यहाँ पर सिर्फ
एडेनिन 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 ऐड करता जा रहा है और बहुत सारे एडेनिन लगभग 100 से 200 बेसेस जब ये ऐड कर लेता है तो एक लंबी पॉली ए टेल बन जाती है और तब इसका 3 प्राइम एंड भी सिक्योर हो जाता है। तो इस तरीके से दोनों ही एंड सिक्योर हो गए हैं और अब ये आरएनए स्प्लाइसिंग के लिए रेडी है। और आरएनए स्प्लाइसिंग के बाद आपको पता है कि ये एक मैच्योर एमआरएनए बन जाएगा और फिर ये ट्रांसलेशन में भाग लेगा। तो यहाँ पर हमने इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन की बात करी, टेम्पलेट रिकॉग्निशन की बात करी। जैसा कि आपको पता है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, इस पर बहुत सारे प्रोटीन्स यूज़ हो रहे हैं, इतने प्रोकैरियोट्स में यूज़ नहीं हो रहे थे, ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये इतना मुश्किल भी नहीं है। आई होप आपको ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।